ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में आज हम जो बातें करने जा रहे हैं उसके में हम देखेंगे क्या क्या हमको आज फोकस करना है। एक तो हम थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में कि इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन के जिस तरीके से संविधान सभा का निर्माण हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का निर्माण हुआ और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना शुरू किया, उसकी थोड़ी सी स्टोरी को, एक बैकग्राउंड स्टोरी को हम जानेंगे। ठीक है। और उसके बाद में संविधान बाद कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को थोड़ा सा देखेंगे। और हमने जो बोरोड प्रिंसिपल लिए हुए हैं, कहाँ कहाँ से हमने अपने संविधान में चीजों को बोरो किया हुआ है, उसको थोड़ा देखेंगे। ये चीजों को हम देखेंगे और किस तरीके से इन सब चीजों को लिया गया, इतना पॉइंट आज कवर करने का हमारा कोशिश रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं। कल के मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिए थे सभी सब्जेक्ट की, जिसमें इसमें क्लास हुई रेस्पेक्टिव में क्लासेस मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। आप लोग उसको देख लीजिएगा, ज्योग्राफी वाले में ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का हिस्ट्री में। और वीडियो को मैं कंप्रेस आज कर रहा था, अभी कंप्रेस हो गया। क्लास जैसे ही वाली खत्म होती तो मैं अब तक जो जो लेक्चर हुए हैं उसको आपके इसी में के रिसोर्स के सेक्शन में ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है। उनका उन यूपीएससी लाइव की तरफ से तो अभी तक कुछ मुझे मिला नहीं। उनका अभी यही हो रहा है कि हम काम कर रहे हैं इस पे, तो मैंने ऑनलाइन ही गूगल पर उसको कंप्रेस करके अभी आज कंप्रेस कर दिया, अभी अपलोड कर देता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। तो जब हमारे संविधान सभा बैठी थी तो संविधान सभा के सामने कई सारे क्वेश्चंस थे। जैसे कि हमारे देश में उस समय के आप देखेंगे, पहले राजा रजवाड़े भी हुआ करते थे, प्रिंसली स्टेट भी हुआ करते थे, और टोटल 552 प्रिंसली स्टेट हमारे यहाँ थे। 552 प्रिंसली स्टेट हमारे पास हुआ करते थे। तो इनका एक तरीके से यूनिफिकेशन करते हुए भारत का निर्माण करना था। क्योंकि जब अंग्रेजों ने हमको आजाद किया तो उन्होंने एक बहुत बड़ा बढ़िया सा गेम खेला था। उन्होंने एक एक्ट जो बनाया था, भारत की स्वतंत्रता अधिनियम जो बनाया था, उसमें उन्होंने क्या किया था, हम जनरली ये जानते हैं कि दो पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया। सामान्यतः रेगुलर जो लोगों को पता होता है यही कि हम उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने क्या किया था, दो पार्ट्स में नहीं बल्कि तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था। उन्होंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट में उन्होंने क्या कहा कि जो इंडिया में रहना चाहे भाई इंडिया में, ठीक है, आप इंडिया को उन्होंने बनाया। दूसरा उन्होंने पाकिस्तान को बनाया। और तीसरा उन्होंने हिस्सा जो दिया वो प्रिंसली स्टेट को दिया। और साथ में प्रिंसली स्टेट जो थे, रजवाड़े राज्य जो थे, उनको ये अधिकार दिया कि आप चाहें तो इंडिया के साथ में चले जाइए, आप चले जाइए चाहे तो चले जाइए पाकिस्तान के साथ में, और आप चाहें तो एकदम से इंडिपेंडेंट रह लीजिए। आप चाहे तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहिए। तो अब मानिए लीजिए भारत के मैप में अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पर हैदराबाद जो हुआ करता था, वो ये कह रहा था कि हम भाई इंडिया के साथ नहीं जाएंगे। ठीक है, हम इंडिया के साथ नहीं जाएंगे। तो अगर ये इतना पोर्शन इंडिया के साथ में नहीं जाएगा तो आज सोचिए जो इतनी प्रॉब्लम एक कॉर्नर कॉर्नर में आ जाती है, सेंटर में ही होता तो क्या कितनी क्या बुरी कंडीशन होती। ऐसे ही अलग अलग स्टेट हुआ करते थे, अलग अलग रजवाड़े हुआ करते थे, प्रिंसली स्टेट थे जिनकी अपनी अलग अलग धारणाएं थी। तो इन सबको क्या करना था, यूनिफाई करना था, और यूनाइटेड करते हुए इनको सबको भारत के हिस्से में ले आना था। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था हमारे संविधान निर्माताओं के साथ में, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली जो बनी थी उनके सामने। दूसरा उनको क्या करना था, स्टेट और सेंटर, इनके बीच में इस तरीके का रिलेशनशिप बिल्डअप करना था कि जो छोटे छोटे, जैसे हम जब इनको मिलाकर मिक्स करके अलग अलग राज्य बनाएंगे, जैसे आप आज हमारे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, केरल है, केरल है, इन सभी को अगर हम जब मिक्स करके अलग अलग स्टेट बनाएंगे तो हमारे यहाँ देखिए स्टेट्स में भी गवर्नमेंट बनती है, स्टेट में भी गवर्नमेंट बनती है, सेंटर में भी गवर्नमेंट बनती है। तो ये दिक्कत, ये भी एक समस्या थी कि किस तरीके से इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर किया जाए, इनकी
रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे शेयर किया जाए, सेंटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, सेंटर को ज्यादा दिया जाए, स्टेट को ज्यादा दिया जाए, क्या किया जाए। एक ये समस्या थी। दूसरा, हमने कल कल्चरल डाइवर्सिटी की बात तो हमने की ही थी, लैंग्वेज डाइवर्सिटी की बात हमने कल देखी ही थी, ठीक है। और रिलीजन की तो बात छोड़ ही दी जाए, हमारे यहाँ इतनी डाइवर्सिटी है कि इस पे तो पूरी बहस चलती ही रह सकती है। तो इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं थी, और सबसे बड़ी समस्या इस तरीके से थी कि भारत की भूमि कहाँ तक होगी, भारत का लैंड कहाँ से कहाँ तक होगा, इसको भी एकदम से स्पेसिफाई करना था कि फ्यूचर में कभी कोई समस्या ना होने पाए। कोई अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आती है लैंड एक्वायर की या किसी देश के साथ कोई समस्या होती है, तो किस तरीके से उसको डील किया जाए, उसको एक तरीके से पूरा डिफाइन करना बहुत ही आवश्यक था। उसको डिफाइन करना बहुत ही आवश्यक था। और भारत के नागरिक कौन कौन होंगे, भारत के नागरिक कौन, जैसे कुछ लोग पाकिस्तान जा रहे थे, कुछ लोग पाकिस्तान जा रहे थे, कुछ यहीं पे रह जा रहे थे। तो उस समय के ये डिसाइड किया गया कि कैसे भारत के लोगों को डिसाइड किया जाएगा कि भारत के लोग कौन कौन से होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि उस संविधान सभा के पास में, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली के पास में इतने क्वेश्चन थे जिनके आंसर उनको पता करने थे। और सबसे बड़ी बात क्या थी, इन सब आंसर्स को देते हुए उनको लोगों की लिबर्टी को भी बनाए रखना था, जिसके लिए वो इतने दिनों से लड़ते आ रहे थे, संघर्ष करते आ रहे थे, स्ट्रगल करते आ रहे थे अंग्रेजों से। संविधान सभा का जब गठन हुआ तो इन्होंने इन सभी प्रश्नों को एकदम से देखा और समझा। तो उन्होंने क्या सोचा कि एक काम करते हैं, हमारे यहाँ जितनी भी वर्ल्ड में डेमोक्रेसी है, जहां जहां पर डेमोक्रेसी है या जहां जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, हम उसका एक अध्ययन करते हैं। हम उसका एक अध्ययन करते हैं और स्टडी करने के बाद में ये देखते हैं, स्टडी करने के बाद में ये देखते हैं कि उसमें से क्या क्या पॉइंट्स बहुत ही अच्छे हैं, और अगर हम उसको अपने यहाँ इंडिया में उसको लागू करना चाहें तो उनके किन प्रोविजंस को हम लागू कर सकते हैं, और किस आधार पर, किस बेस पर लागू कर सकते हैं, और किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये डिसाइड हुआ कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग देखते हैं। और जब भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को देखने की बारी आती है, लिबर्टी की बारी आती है, स्वतंत्रता की बारी आती है, लोकतंत्र की बारी आती है, तो इन सब में सबसे पुराना जो है, सबसे ओल्ड जो है, वो है यूएसए। यूएसए यूएसए जो है पहले 13 ब्लॉक्स में डिवाइडेड था, 13 ब्लॉक्स में डिवाइडेड था। और ये 13 ब्लॉक्स के जो होते थे, ये पूरे के पूरे एकदम से लड़ाका लोग हुआ करते थे, ठीक। और आज जैसे यूएसए है वैसा ही बात नहीं थी। यूएसए पर भी पहले क्या था, एक तरीके से यहां पर भी ब्रिटेन का कंट्रोल हुआ करता था। यहां पर भी ब्रिटेन का, जिस तरीके से भारत पर किसका शासन था, अंग्रेजों का शासन था, यूएसए पर भी इनका ही शासन हुआ करता था। और यूएसए के लोग, कल जैसे मैंने आपको बताया था, माइग्रेंट होकर कहाँ से पहुंचे थे, यूरोप से माइग्रेंट होकर गए थे। और इनके अंदर क्या भावना थी कि हम एकदम से हमको लिबर्टी चाहिए ही चाहिए, हमको इंडिपेंडेंस चाहिए ही चाहिए, और हम जो भी करना चाहें, जो भी व्यापार करना चाहें, जो भी ट्रेड करना चाहें, बिल्कुल फ्री ट्रेड होना चाहिए, बिल्कुल फ्री ट्रेड होना चाहिए। फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट आज भी जैसे आप सुनते हैं ना, वैसा ही इनका भी मानना था कि बिल्कुल फ्री ट्रेड होना चाहिए। और यूएसए में ये जो माइग्रेंट पीपल थे, इनका ये मानना था कि कैपिटलिस्ट माइंडसेट होना चाहिए, पूंजीवादी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें हर एक इंडिविजुअल को अपना, अगर कोई ट्रेड करना है, कोई बिजनेस करना है, तो उसके लिए उसको एकदम से स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये इनकी थिंकिंग है। लेकिन इनके ऊपर कंट्रोल किसका था, ब्रिटेन का था। इनके ऊपर कंट्रोल ब्रिटेन का था, और ब्रिटेन हर सब कुछ क्या करता था, अपने लाभ के अकॉर्डिंग करना चाहता था, अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग करना चाहता था। और ये जो फ्री ट्रेड की बात करते थे, ब्रिटेन का कहना था फ्री ट्रेड और कुछ नहीं है, सब क्लोज्ड इकोनॉमी है, और सब कुछ वही होगा जो हम कहेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो इनके बीच में क्या क्या कहानियां हुई, किस तरीके से फ्रेंच आर्मी ने इनकी, यूएसए की सहायता की, कनाडा पर किस तरीके से कंट्रोल था ब्रिटेन का, वो सारी बातें तो हम बाद में करेंगे। क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन, ये जो दो देश थे, इनके बीच में हमेशा 36 का आंकड़ा रहा जब कॉलोनी बनाने की बात आ रही थी विश्व में।
तो ये सब बातें तो हम वर्ल्ड हिस्ट्री में करेंगे, लेकिन अभी वास्तविकता जानिए कि यूएसए की क्या होती है, एक क्रांति होती है, यूएसए की क्रांति होती, रिवॉल्यूशन होता है। और यूएसए के जो ये 13 ब्लॉक्स थे, ये मिलकर उसमें करते हैं अपने आप की को मुक्त करने का प्रयास करते हैं ब्रिटेन से, और 1776 में अमेरिकन रिवॉल्यूशन में इनको इंडिपेंडेंस मिलता है। इनको इंडिपेंडेंस मिलता है, ठीक है, 1776 में। जैसे 4 जुलाई का जो ये डेट एकदम से मनाते हैं ना, खूब गाजे बाजे के साथ में, जैसे हमारे यहाँ 15 अगस्त मनाया जाता है, इनके यहाँ 4 जुलाई की डेट होती है। तो जब ये 1776 में स्वतंत्र होते हैं, तो जो समस्याएं हमारे सामने थी वैसी ही समस्याएं अमेरिका के सामने भी हुआ करती थी। उनके लिए भी सबसे ऊपर था लिबर्टी। हालांकि उनके यहाँ कोई प्रिंसली स्टेट जैसी बात नहीं थी, उनके यहाँ प्रिंसली स्टेट जैसी बात नहीं थी। 13 स्टेट जो 13 ब्लॉक्स जो थे वो एकदम से डिसाइडेड थे कि उनका उनका एरिया क्या है हमको, और ये इनका ये मानना था कि हम 13 ब्लॉक मिलके एक कंट्री का निर्माण करेंगे, हम एक कंट्री का निर्माण करेंगे, और इस तरीके से उनके यहाँ देश का निर्माण हो गया। लेकिन इनके सामने भी यही प्रश्न था कि हम जो 13 ब्लॉक्स के लोग होंगे उनको किस तरीके की अधिकार दिए जाए, उनको किस तरीके के राइट्स दिए जाए, किस तरीके के सिस्टम डेवलप किया जाए कि हमारी जो फ्री ट्रेड की पॉलिसी है, जो कैपिटलिस्ट की पॉलिसी है, जो लिबर्टी की पॉलिसी है, जो जिसके जो डिवीजन की पॉलिसी है, सेपरेशन ऑफ पावर की पॉलिसी है, ये सब हमारी बनी रहे। ऐसे ही क्वेश्चन उनके सामने भी थे। तो इन सभी क्वेश्चन को आंसर देने के लिए इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाया 1776 में ही, जिसमें इन 13 ब्लॉक्स के सभी लोग शामिल हुए। इस कॉन्फ्रेंस में सभी लोग शामिल हुए 13 ब्लॉक्स के, और ये जो कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था, ये कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था फिलाडेल्फिया में, जिसको हम फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। और जैसे यहाँ पर नेहरू जी ने क्या दिया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तावना, एक उद्देश्य का प्रस्ताव दिया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, वैसा ही यहाँ पर फिलाडेल्फिया में भी एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया गया। और ये कहा गया कि हम इस तरीके का पूरा हम सिस्टम बनाएंगे, और जब तक पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी नहीं हो जाता है, तब तक ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है यही एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का काम करता रहेगा। पहले 1776 में ये चीज हो चुकी थी। तो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी तो उनके सामने भी तो यही सारे प्रश्न थे। तो इन्होंने जब दूसरे जगहों को देखना शुरू किया तो सबसे पहले इन्होंने यूएसए को ही देखा, और यूएसए में जिस तरीके से ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बना था वैसा ही एक रिजोल्यूशन नेहरू ने जी दिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन अब यहाँ पर पूछ लिया जाए कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन उद्देशिका प्रस्ताव का कॉन्सेप्ट भारत ने कहां से लिया है, तो भारत ने इसको यूएसए से लिया है। एक क्वेश्चन का आपका आंसर यही है। क्या इसको एज इट इज लिया है? एज इट इज लिया है? तो नहीं, एज इट इज नहीं लिया है। उनके क्वेश्चंस अलग थे, हमारे क्वेश्चंस अलग थे। पर्पस दोनों का एक है, पर्पस दोनों का एक है, लेकिन उनके क्वेश्चन के आंसर हम उनके अलग फाइंड आउट करने थे। उनके हमारे यहाँ की समस्याएं अलग थी, उनके यहाँ की समस्याएं अलग थी। हमने लिया भले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट उनके यहाँ से, लेकिन उसको अपने आंसर को फाइंड आउट करने के लिए लिया, लेकिन कॉन्सेप्ट हमने लिया कि हाँ ठीक है, जैसे वहां पे था वैसा ही नेहरू जी ने यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दे दिया। ठीक है, तो यहाँ का ये कॉन्सेप्ट लिया गया और प्रयास किया गया कि ठीक है, यहाँ पर जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो चीजें हैं उसको उसको हम भी उस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। क्या क्या चीजें ली गई, थोड़ी देर बाद उसका नंबर आएगा। एक तो ये कहानी हो गई। दूसरी कहानी क्या होती है? दूसरी कहानी क्या होती है कि 250 सालों से, 250 ईयर से आपके ऊपर किसका शासन था? ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिशर्स का आपके ऊपर शासन था। अब बताइए, 250 सालों तक, 200 सालों तक अगर किसी का इतना लंबा समय तक आपके यहाँ पर रूल कर रहा है, तो उसके जो सिस्टम बनाए हुए रहेंगे वो तो आपके खून में आ जाएगा, आपके ब्लड में आ चुका रहेगा। जैसा सिस्टम अंग्रेज डेवलप करेंगे वो आप उस सिस्टम के रहने के आदी हो चुके होंगे। तो उसको आप क्या पूरी तरीके से छोड़ देंगे? छोड़ना चाहें तो भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो आपके इनबिल्ट आपके नेचर में आ चुका है। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, संविधान निर्माता की जो एक असेंबली थी,
उसमें जो क्या थे, ज्यादातर लॉयर हुआ करते थे। जैसे हमारे चाहे अम्बेडकर जी रहे हो चाहे नेहरू जी रहे हो, ये सभी जो ज्यादातर लॉयर थे कहाँ पढ़े हुए थे? ब्रिटेन में पढ़े हुए थे। और ब्रिटेन की एक खास बात थी, ब्रिटेन की एक खास बात थी, ब्रिटेन हमारे यहाँ जिस तरीके से क्या करता था, रूल करता था, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करता था, अपने यहाँ वो जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में चलता था। जस्ट उसका उल्टा ही था। अपने लोगों का ख्याल वो बहुत अच्छा रखता था, बहुत बढ़िया ध्यान रखता था, उनके लोग की लिबर्टी के ऊपर बहुत फोकस करता था। उनकी पार्लियामेंट बहुत अच्छा वर्क करती थी। हमारे यहाँ आते समय तो उनको अलग ही प्रिंसिपल उनके हो जाते थे, लेकिन अपने यहाँ अपने लोगों के लिए उनके कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया थे। तो ये जो लॉयर्स वगैरह ज्यादातर थे, ये पढ़े हुए ब्रिटेन में ही थे। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली में जो हमारे लॉयर्स वगैरह, जो हमारे संविधान निर्माता के सदस्य थे, ये ज्यादातर ब्रिटेन में ही पढ़े हुए थे। और इन्होंने वहां के सिस्टम को बहुत ही नजदीक से देखा था। तो इनका ये कहना था कि भले इन्होंने हमारे यहाँ जिस तरीके से रूल किया हो, लेकिन इनका जो सिस्टम वास्तविकता में है, रियलिटी में है, उस सिस्टम में बुराई नहीं है। वो सिस्टम अच्छा है। जरूरी ये बात ये है कि उसका फंक्शन किस तरीके से किया जा रहा है, उसका फंक्शन किस तरीके से किया जा रहा है। तो इसलिए हमने यूके के भी कुछ सिस्टम्स को अडॉप्ट किया। हमने यूके के भी कुछ सिस्टम को अडॉप्ट किया। और जब अंग्रेज हमारे यहाँ शासन करते थे, रूल उनका रूल चलता था, तो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे कुछ ना कुछ ये एक्ट लाते रहते थे। जैसे आपने मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स का नाम सुना होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का नाम सुना होगा, 1809 1833 का एक्ट सुना होगा, 1853 का एक्ट सुना होगा, 1861 में एक्ट आया था। तो इन एक्ट के द्वारा क्या होता था, अंग्रेज कुछ ना कुछ लॉ बनाते थे, कुछ ना कुछ रूल बनाते थे। और ऐसा ही लास्ट उन्होंने अंग्रेज उन्हें एक्ट बनाया था 1935 में बनाया था। और 1935 की अगर हम बात करते हैं तो इस समय तक क्या था, इस समय तक भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई बहुत ही पीक पे पहुंच चुकी थी। और अंग्रेज कहीं ना कहीं बैकफुट पर आने लगे थे। तो 1935 का जो उन्होंने भारत शासन अधिनियम दिया था, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो इन्होंने दिया था, उसमें भारतीयों के लिए इन्होंने कई अच्छी बातें भी रखी थी, कई अच्छी बातें भी रखी थी। और कुछ गुड पॉइंट्स को रखते हुए कुछ ऐसे लॉ बनाए थे जो भारत के लिए अच्छे थे। तो जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगा, तो अब ऐसा तो था नहीं कि चूंकि ये लॉ अंग्रेजों ने बनाया है तो हम इसको हटाएंगे ही हटाएंगे। भाई अगर किसी डिमांड को आप मानते आ रहे हो और उसको लागू कर दिया जा रहा है, भले ही अंग्रेजों के द्वारा लागू किया जा रहा है, लेकिन क्या उस डिमांड को हम छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। तो 1935 के ऐसे ही के इस एक्ट में जो पॉइंट्स हमारे लंबे समय से डिमांड वाले रहे थे, उनको लाया गया था, उनको भी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एडॉप्ट किया। तो ये तीन ऐसे पॉइंट थे। कौन कौन से? यूएसए का कॉन्सेप्ट, यूके का कॉन्सेप्ट और 1935 का एक्ट। ये तीन हमने क्या किए थे, इन तीन से हमने सबसे ज्यादा अपने प्रिंसिपल्स लिए हुए हैं। जिसमें कहा जाता है कि कहीं कहीं पे अलग अलग लिखा रहता है, लेकिन मैक्सिमम आप मानिए कि 1935 का जो एक्ट है, इसके प्रिंसिपल सबसे ज्यादा हमने लिए हुए हैं। क्योंकि ऑलरेडी इसमें कई ऐसे डिमांड्स थी जिसको हम, जो हमारे सिस्टम चला आ रहा था उससे हम लोग एकदम से प्रैक्टिस में हमारे था, हमको उसमें कुछ नया करने की जरूरत नहीं थी। साथ ही इसमें वो डिमांड्स थी जो हम लंबे समय से मांगते आ रहे थे अंग्रेजों से, और उन्होंने हमको देने का प्रयास किया था। ठीक है। तो इन सब तीनों का सबसे ज्यादा हमको इम्पैक्ट मिलता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे संविधान की शुरुआत होती है और यहाँ यहाँ से हमने लिया। इसके अलावा अलग अलग कंट्रीज जैसे आयरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, कनाडा हो गया, यहाँ यहाँ से भी हमने, जापान हो गए, इन इन कंट्रीज से भी हमने कुछ कुछ छोटे एक एक दो दो कॉन्सेप्ट लिए हैं। उन कॉन्सेप्ट को भी हम आगे चलते हुए देखते चले जाएंगे अभी। ठीक है। तो एक तो ये था। और अभी जैसे हमने जो हमारे क्वेश्चन के आंसर की बात हमने की थी, वैसा ही जब आप आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 51 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, तो हमने 1 से 4 में क्या कर रखा है, आर्टिकल 1 to 4 में यहाँ के लैंड के विषय में बता रखा है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। 5 to 11 में यहाँ के सिटीजनशिप के बारे में बता रखा है। लिबर्टी देना बहुत जरूरी था, तो फंडामेंटल राइट्स में हमने ये कर रखा है। सोशल वेलफेयर आवश्यक था, तो हमने डीपीएसपी पहले रखा। ठीक है।
और उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज, नागरिकों के क्या कर्तव्य होने चाहिए वो हमने दे रखा, सिटीजन्स के क्या राइट्स, क्या करना चाहिए देश के लिए। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के शुरुआत में हमने ये सारी बातें रख दी। उसके बाद ही हम सारे प्रोसेस प्रोसीजर पे गए कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी, सेपरेशन ऑफ पावर कैसे रहेगा, ये सब बातें, प्रेसिडेंट का क्या रोल रहेगा, जुडिशरी का क्या रोल रहेगा, उसके बाद गए। सबसे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या रखा, जो हमारे बेसिक क्वेश्चंस थे उनके आंसर हमने दे दिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनके आंसर हमने दे दिए। उसके बाद हम आगे इसमें बढ़ते चले गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने संविधान निर्माण की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे थे। अब एक और क्वेश्चन आता है हमारा, जो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया, हाल फिलहाल के मेंस में एक दो स्टेट्स में पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूलिज्म, संविधानवाद और कॉन्स्टिट्यूशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूलिज्म में क्या डिफरेंस है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, हाल फिलहाल मेंस के एग्जाम में। तो राइटअप तो आपको यहाँ पर इसका मिल ही जाएगा, मैं समझाने का काम करता हूँ आपको क्या करता हूँ। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल आइडियल है। हाँ भैया, ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल आदर्श, जैसा मम्मी पापा चाहते हैं कि मेरा बेटा एकदम ऐसा बने, एकदम बाल बने हुए रहे, कॉलेज जाए तो केवल 8 लेक्चर हो रहे तो 8 लेक्चर अटेंड करे, सब कुछ एकदम परफेक्ट वे में। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होता है, आदर्श एकदम। ठीक है, लेकिन संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूलिज्म अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूलिज्म की अगर हम बात करते हैं, ये थोड़ा सा अलग होता है। ये आइडियल एकदम नहीं होता है। ये होता है क्या, ये होता है कि आप किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, बिहेवियर आपका कैसा है। ठीक है, हमने आइडियल वे में बना दिया कि ये सारी चीजें होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए, सारे रूल्स रेगुलेशन हमने कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिए, लेकिन रियलिटी में हम कैसे वर्क कर रहे हैं, रियलिटी में हम कैसे वर्क कर रहे हैं, वो होता है संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको एक लास्ट गोल या एम देता है, लास्ट गोल या एम देता है कि हाँ ये होना चाहिए, आपको आपका टारगेट बता देता है। लेकिन संविधानवाद या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अगर हम बात करते हैं तो ये आपको प्रोसेस देता है। एक सेकेंड, हेलो, हाँ बोलिए। मैम आपके यहाँ अभी मुझे नहीं कराना है, जब कराना होगा तो सॉरी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, इस टारगेट को अचीव करने का क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, क्या प्रोसीजर होना चाहिए। मान लीजिए जैसे हम 1950 में की बात करें, फिर 1960 में बात करते हैं, 1970 में बात करते हैं, तो इस समय की सोसाइटी थोड़ी सी अलग रही होगी, यहाँ की सोसाइटी थोड़ी सी अलग रही होगी, यहाँ की थोड़ी अलग रही होगी, और धीरे धीरे आज तो हम वेस्टर्न की तरफ भागते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो सोसाइटी में क्या हो रहा है, चेंज आते रह रहे हैं। तो सोसाइटी में अगर चेंज आता जा रहा है तो क्या हम अपना टारगेट बदल देंगे क्या, नहीं, हम अपना टारगेट नहीं बदलेंगे कभी भी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो फाइनल है। लेकिन उस टारगेट को अचीव करने के लिए हम अपने प्रोसेस में, प्रोसीजर में थोड़े बहुत परिवर्तन, चेंजेस कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमको सोसाइटी को ही तो देखना है कि किस तरीके की सोसाइटी है, उसकी क्या डिमांड है, उसको फुलफिल करना बहुत ही आवश्यक है। तो अगर हम उसको, कॉन्स्टिट्यूटिव संविधानवाद यही कहता है कि आपकी सोसाइटी क्या चाह रही है, आपके लोग क्या चाह रहे हैं, समय के साथ में जैसे वो बदलते जा रहे हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपने प्रोसेस को, प्रोसीजर को आप बदल देंगे, और इस तरीके से बदलेंगे कि आप अपने लास्ट जो आपका टारगेट है उस पे आप बने रहेंगे, आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहेंगे, कि अल्टीमेट एम आपका वही रहेगा, लेकिन प्रोसीजर आप अकॉर्डिंगली चेंज करते जाएंगे।
और जैसे मान लीजिए अगर आपकी मीडिया है, आपकी जुडिशरी है, कई प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, दबाव समूह होते हैं, ये क्या करते हैं, ये पब्लिक के बीच में रहते हैं, पब्लिक की भावनाओं को समझते हैं, ठीक है, पब्लिक की भावनाओं को, इमोशंस को समझते हैं। आजकल दूसरे वे में चीजें चली गई हैं, वो अलग कहानी है, फॉरेन फंडिंग के कारण। लेकिन रियलिटी में अगर हम जो इसका कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट है उसकी बात करें, तो ये पब्लिक के बीच में रहती हैं, पब्लिक के मूड को समझती रहती हैं। तो ये क्या करेंगी, ये अपनी आवाज उठाएंगी और अपनी आवाज से सरकार तक उस बात को पहुंचाएंगी। सरकार, गवर्नमेंट उन बातों को सुनेगी और उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी फ्रेम करेगी। तो एक तरीके से गांधी जी ने जो साधन साध्य की एक वो दी थी कि आपका साध्य एकदम ऐसा होना, साध्य तक को प्राप्त करने के लिए आप ऐसे मीन्स का प्रयोग करेंगे जो एकदम से प्योर हो। तो ये मीन्स हैं जो कंस्ट्रक्टिविज्म होते हैं, ठीक है। ये बिहेवियर अकॉर्डिंग आते हैं, इसमें डायनेमिक होता है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं। जबकि कंस्ट्रेंट क्या होता है, ये फिक्स्ड होते हैं, ये आपका फाइनल टारगेट होता है, ये आपका फाइनल टारगेट होता है। ये इसीलिए मैं बताया क्योंकि एग्जाम में यूपी पीसीएस में या एक दो बिहार पीसीएस में भी हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में लिखने के लिए इस पे राइटअप। तो ये क्या है, संविधान एकदम लास्ट टारगेट है, ये एक्चुअल आपके प्रिंसिपल वैल्यूज हैं, सैद्धांतिक पहलुओं पर है कि ऐसा होना चाहिए, आइडियल इन नेचर है। ये डिफाइन कर देता है कि गवर्नमेंट को क्या करना है, जुडिशरी को क्या करना है, लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या करना है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन संविधानवाद क्या करवाता है, ये जुडिशरी को करना जो है वो कैसे करेगा वो करवाता है, गवर्नमेंट कैसे पॉलिसी फॉर्म करेगी वो करवाता है। ये क्या करेगा, ये क्या कैसे करेगा, एक व्हाट का आंसर देता है, ये हाउ का आंसर देता है। ये इनको एक्शन में ले आता है, संविधानवाद इनको एक्शन में ले आता है। ये प्रैक्टिकल वैल्यूज की बात करता है, जो जो चेंजेस आते जा रहे हैं उसकी बात करता है। आप अपने एक्सपीरियंस से इसको डेवलप करते हैं, लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर जो चीजें लिख दी गई हैं वो लिख दी गई हैं। ये चेंजेस आते जा रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, तो बार बार इसमें चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्या बार बार चेंज हो सकते हैं, नहीं। एक बार हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है तो बना दिया है। हम नेपाल जैसे नहीं कि बार बार कॉन्स्टिट्यूशन ही बदलते जा रहे हैं, श्रीलंका की तरह बार बार कॉन्स्टिट्यूशन ही बदलते जा रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हम संशोधन अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत ही, अरे यार, हेलो, हेलो।
ठीक है, सॉरी थोड़ा सा डिले हो गया, आज कॉल फालतू क्या जा रहे हैं। देखिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन और इसमें ये डिफरेंस एक होता है कि इसमें क्या होता है, एक तरीके से हमारा फाइनल टारगेट ये हो गया, और ये हमारा किस तरीके से उस टारगेट को अचीव करना है, ये बात आ जाती है। ठीक है, तो ये दो हमारी चीजें हो जाती है, जिसके बारे में पूरा राइटअप वही चीजें लिखी हुई जो मैंने अभी बातें समझाई हैं वही है। ठीक है, एक चीज थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ आपको कि ये जो जैसे मेंस वाले जो कंटेंट हैं ये वाले, ये आपको किसी बुक वगैरह में तो मिलेंगे नहीं। ठीक है, ये किसी बुक वगैरह में आपको मिलेंगे नहीं। और इसको इतने लंबे लंबे आंसर इंग्लिश में अगर मैं लिखने बैठता हूँ तो ये पूरी जो मैंने सेल्फ राइटअप तैयार किया है, इसको मुझे तैयार करने में हर एक सब्जेक्ट का लगभग 6 से 8 महीने लग गए हैं। तो दोबारा इसको मैं लिखने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो जो जो भी आप में से इंग्लिश मीडियम वाले हैं, जो भी इंग्लिश मीडियम, तो जो चीजें समझाई जा रही हैं उसको आप अपने लैंग्वेज में तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स वही हैं और कुछ नहीं है। पॉइंट्स वही हैं, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। हिंदी में जो कि मैंने पूरा आंसर उसका फ्रेम कर दिया है, आंसर उसका पूरा का पूरा फ्रेम कर दिया है। इंग्लिश में अगर मैं करूंगा तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, और उतना भी मेरे पास टाइम मिल नहीं रहा है। तो आप अपने साथ में नोट्स जरूर रखिएगा, जब भी पढ़ने बैठिए तो कॉपी पेन लेके बैठिए, जो जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उसको नोट जरूर करते जाइए। और पीडीएफ शेयर कर दिया जा रहा है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हिंदी बिल्कुल ही एकदम से डाउन होगी, कुछ चीजें तो आप समझी जा सकते हैं, तो उसको अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप जिस समय पीडीएफ पढ़ें तो पॉइंट्स को अपने अकॉर्डिंग आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और जहां तक हो सकेगा जिन सब जो हमारे मेन पॉड टॉपिक्स हैं, जो हमारे मेन टॉपिक है उनका तो मैं इंग्लिश पीडीएफ प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। ठीक, अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि कहाँ से हमने कौन कौन से प्रिंसिपल्स ले रखे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने इमरजेंसी का प्रोविजन लिया हुआ है। इमरजेंसी का प्रोविजन हमने कहां से लिया हुआ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया हुआ है। जुडिशरी का कॉन्सेप्ट भी आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट जो हमारा बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट 1935 के एक्ट से ही बनाया गया है। 1937 में ये ऑपरेशन में आया था। ठीक है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, तो जुडिशरी का कॉन्सेप्ट भी हमने यहीं से उठाया हुआ है। स्टेट्स में हमारे जो गवर्नर के पोस्ट होते हैं, स्टेट में जो हमारा गवर्नर का पोस्ट होता है वो भी हमने यहीं से लिया है। पब्लिक सर्विस कमीशन जो आपके एग्जाम कंडक्ट कराती है, आपको याद होगा, अभी हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे तो 1923 में एक कमीशन बना था, उसने पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिश की थी कि ऐसी एक संस्था होनी चाहिए, ऐसा एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो एग्जाम्स वगैरह को कंडक्ट कराए। उसके बाद 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कर दी गई थी, और फाइनली उसको इस एक्ट के द्वारा एकदम से फाइनल कर दिया गया था कि हाँ ये संस्था बनी रहेगी। तो पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग जो है, इसका कॉन्सेप्ट भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही ले रखा है। ये चीजें जो है मैच कराने के लिए प्री में पूछी जाती हैं कि कौन सा प्रिंसिपल हमने कहां से बोरो किया हुआ है। रूल ऑफ लॉ, ये कहां से, कानून का शासन रहेगा, ये हमने कहां से लिया हुआ है? ये हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहीं से लिया हुआ है। प्रधानमंत्री पीएम का पोस्ट हमने यहीं से लिया। पीएम का पोस्ट ब्रिटेन में कैसे आया, ये हम जब पार्लियामेंट, ये हम प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करेंगे तो वहां पर इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री का पद वहां पर आया, कैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां पर आई, ये सारी बातें वहां पर डिटेल में करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहीं से लिया गया है। लोकसभा स्पीकर का पोस्ट, जैसे लोकसभा और राज्यसभा दो हमारे होते हैं पार्लियामेंट में, दो हमारे हाउसेस होते हैं, वो दो हाउसेस का कॉन्सेप्ट भी यहीं से। कई सारे पोस्ट, कैग, सीआईसी, सीवीसी, ये सारे पोस्ट भी हमारे यहीं से हैं। सिर्फ एक सिटीजनशिप होगी, सिंगल सिटीजनशिप, ये भी हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, यूएसए से क्या क्या हमने ले रखा है? फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट ले रखा है। वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट यहीं से ले रखा है, जहां पे आज वेंकैया नायडू जी बैठे हुए हैं। प्रियम्बल का हमने यहीं से ले रखा है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट भी हमने यहीं से लिया हुआ है। जैसे वहां पर 100 सीट्स हैं टोटल, 50-50 सीट्स वहां की राज्यसभा में अकॉर्डिंग में दे रखा है। सभी 50 स्टेट्स वहां पर टोटल है, सबको दो दो सीट्स दे रखा है।
तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स का जो कॉन्सेप्ट है राज्यसभा में, वो हमने यूएसए से लिया हुआ है। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से लिया हुआ है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप नोट करते जाइए, मैच कराने के लिए आपसे पूछा जाता है। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया? रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर, ड्यूअल हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, सिंगल सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, वाइस प्रेसिडेंट, प्रियम्बल, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से लिए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को हटाने के लिए किस तरीके से उनके ऊपर उनका इम्पीचमेंट किस तरीके से किया जाएगा, महाभियोग किस तरीके से चलेगा, वो भी हमने यहीं से लिया हुआ है। जैसे आपको याद होगा, अभी ट्रंप को जब थे तो उनको 2-3 बार इस तरीके से हटाने का प्रयास किया गया था, तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने वहीं से लिया है। प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, उन तीनों सेनाओं का अंतिम अध्यक्ष जो होता है प्रेसिडेंट होता है। ये कॉन्सेप्ट भी हमने यूएसए से ही लिया है। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? एक तो हमारा डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट लिया हुआ है हमने। दूसरा, राज्यसभा में 12 मेंबर्स जो होते हैं वो नॉमिनेट करता है हमारा प्रेसिडेंट, ये कॉन्सेप्ट भी हमने आयरलैंड से लिया हुआ है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस प्रोसेस के थ्रू होगा, वो तो हम वहां पर देखेंगे प्रेसिडेंट के चैप्टर में, लेकिन ये प्रोसेस हमने कहां से लिया है? ये प्रोसेस हमने आयरलैंड से लिया है। जर्मनी से हमने इमरजेंसी के टाइम पे जो फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन हो जाता है उस कॉन्सेप्ट को लिया है। यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज लिया है, बाकी बाद में 5 ईयर प्लान वगैरह जो होते थे ये सारी चीजें यहां से थी। ठीक है, जो लॉ में पावर का डिवीजन स्टेट में कैसे किया जाए, सेंटर में कैसे किया जाए, इसके संबंध में हमने कुछ स्टेट लिस्ट बनाई है और एक सेंटर लिस्ट बनाई है और एक कंकरेंट समवर्ती सूची बनाई है, कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट पर पावर स्टेट को भी होती है, सेंटर को भी होती है लॉ बनाने की। तो ये कॉन्सेप्ट कंकरेंट लिस्ट का हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट कहां से लिया है? कई बार आप सुनते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग हो रही है, तो लोकसभा और राज्यसभा की जो जॉइंट सिटिंग हो रही है उसका कॉन्सेप्ट भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। रिपब्लिक, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट हमने फ्रांस से लिया है, जो आपके प्रियम्बल में देखने को मिल जाता है। प्रोसीजर इस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ जापान में लिया हुआ है। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रक्रिया। और राज्यसभा में सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने यूएसए से लिया, लेकिन किस तरीके से उनका इलेक्शन होगा, इलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा उनके, ये हमने किससे लिया है? ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया। सेंटर स्टेट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से रहेगा, फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से कनाडा में है वैसा ही हमने ही सेंटर स्टेट रिलेशन अपने यहाँ ले रखा है कनाडा से। कई मैटर्स पर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से क्या करता है? सजेशन मांगता है, तो ये सजेशन मांगने का जो अधिक प्रक्रिया है इसको भी हमने कनाडा से अडॉप्ट किया है। गवर्नर किस तरीके किस प्रोसेस से स्टेट्स में सेलेक्ट किए जाएंगे, ये भी हमने कनाडा से लिया है। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जिसपे हमने जो जो अलग अलग स्थानों से हमने ले रखा है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। कल हम क्या करेंगे? फोकस करेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरीके से हुई है, भारतीय संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ है, उसके बारे में क्या क्या चीजें हैं। सृष्टि, अभी तो क्लास ऑलमोस्ट ओवर होने वाली है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी तो आप आज का लेक्चर देख लीजिएगा, काफी लेट आप ज्वाइन कर रही हैं। आज 5 बजे से क्लास थी, कल भी 5 बजे से रहेगी। अभी हम लोग 6:15 बजे लगभग ज्योग्राफी की क्लास के लिए फिर से मिलेंगे, 6:15 बजे के अकॉर्डिंग, लगभग 6:15 बजे ही। और ज्योग्राफी का जो पेड वाला लिंक है उसको मैं शेयर किया हुआ था, शायद आप लोग को नहीं मिल रहा, कई लोग दूसरे लेक्चर ज्वाइन कर, मैं एक बार चैट में आपको लिंक अभी शेयर करता हूँ उसका, तो सर उसका आप ज्वाइन नहीं हो पाता है सर, कल हम भी ज्वाइन कर रहे थे ज्योग्राफी की क्लास पर ज्वाइन ही नहीं एक हो रहा एक था। मिनट में अभी अभी चैट में आपको शेयर करता हूँ उसको, आप उसको वहां पे, ठीक है, 1 मिनट 1 सेकंड, मैं शेयर करता हूँ लिंक, आप वहां से उसको, सर नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगी ना? आप एक बार इसको लिंक को जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगी। ओके सर।
जब तक आप इसको एक काम करिएगा, मैंने आज एक नंबर भी दिया हुआ है एक व्हाट्सएप ग्रुप का, 8299194121। इस पे मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी आज बनाया हुआ है, इस नंबर का मैंने एक डिस्कशन में एक दिया हुआ है, उस पे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। क्लास नोटिफिकेशन और लिंक्स वगैरह मैं वहां पर भी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। यस सर, मैं ज्वाइन ये हुआ। नंबर नोट कर लीजिएगा, जो कि डेली जो भी इस आप उसमें नोटिफिकेशन कब जा रहा है कब नहीं जा रहा है, यहाँ पर मैं क्लास की टाइमिंग्स दे देता हूँ, उस पर आप नोट कर लेंगे। और बाकी उसको मैं नोटिफिकेशन को अभी देने की कोशिश करता हूँ, तो 1 मिनट हो पाता है कि नहीं थोड़ा समय, क्योंकि इनका